A very good afternoon to you all. We are starting up with today's topic about population attributes and population growth, in which we will study about population growth curves and various factors that are covered under population attributes. In our last classes, we studied well about the abiotic factors, how do the organisms behave to those abiotic factors. Then we studied about various types of attributions. That topic got covered and got over during our last class only. Today, we will be talking something different about those abiotic factors. हमने अब तक ये पढ़ा कि एक हैबिटेट कैसा होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स कैसे होते हैं, उन फैक्टर्स में कोई इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करता है. लेकिन आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज पॉपुलेशन. हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजी पढ़े थे व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोम्स, बायोस्फीयर्स, लैंडस्केप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसी चेन में से एक चीज आज हमने उठा ली है, दैट इज पॉपुलेशन. जब इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज एक साथ आके बिहेव करती हैं, देन दे कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन, वेयर in a particular area, in a wide range of area, different type of species are living and constituting a crowd, that is a population. उन्हीं के attributes, उन्हीं के characters के बारे में हम पढ़ेंगे. You all know census होता है, survey is conducted, जहाँ पे पूछा जाता है who all family members are there, what is the working population, what is the population of youth, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, नॉट ओनली इन योर होम बट फॉर द होल कंट्री द सर्वे इज कंडक्टेड, एंड बाद में फिर यू गेट सेंसस डाटा. वो सारी जो चीजें हैं उनके बारे में, उनके क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, वो चीजें हम पढ़ेंगे, और कैसे इसको इकोलॉजी के स्केल पे डिफाइन किया गया है वो वी विल स्टडी. So what are population attributes? Firstly, population attributes and population growth is studied under the heading population ecology. So basically, today we are starting to study population ecology. What is this population ecology? The study of individual species in relation to the environment is known as population ecology. एक इंडिविजुअल स्पीसीज का अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरमेंट, उस स्टडी को बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी. बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी? क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में, इसका क्या फायदा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? Although an individual organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits. हमने जो पहले ये पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स को एडप्ट करना पड़ता है अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनके अंदर चेंजेस होते हैं, एडेप्टेशंस होती हैं, देयर आर कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, माइग्रेट करते हैं, सस्पेंशन होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो सारी चीजें तो ठीक है, समझ में आता है कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अपनी चेंज्ड एनवायरनमेंट से कॉप अप करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और वो अपने चेंज एनवायरनमेंट से कॉप अप भी कर लेता है. लेकिन अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो अगर हम उस नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो आपके अंदर जो डिजायर्ड ट्रेट्स आते हैं या नेचुरल सिलेक्शन होती है, उनकी जो ऑपरेशनल लेवल है दैट इज पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन के लेवल पे जब हम बात करेंगे तभी हम नेचुरल सिलेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, तभी हम बता सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन डिजायर्ड ट्रेट्स आपकी बॉडी में कैसे इवॉल्व हुए हैं. सो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर an important area because it links ecology to population genetics and evolution. This is the reason कि population ecology एक important area है, क्योंकि
वो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दोनों के साथ लिंक करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, क्या क्या थ्योरीज हैं, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ते रहेंगे इन दिस चैप्टर एज वेल एज इन आवर अपकमिंग चैप्टर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट the very first population attribute, that is birth and death rate. What is birth rate? Birth rate is a change in numbers increase with respect to numbers of population. कितने मेंबर पॉपुलेशन में हैं उसके रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज बर्थ रेट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर. एग्जाम्पल दिया है, if in a pond there were 20 lotus plants last year. मान लो कि आपके पास एक पॉन्ड है जहां पे लोटस प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एंड लास्ट ईयर में 20 लोटस प्लांट्स थे उस पॉन्ड में. रिप्रोडक्शन हुआ उनके अंदर, देयर वाज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड इन द पॉन्ड. लास्ट ईयर पॉन्ड में, जिस पॉन्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें लोटस प्लांट है, उनमें रिप्रोडक्शन हुआ, ऑफ कोर्स होता है, 8 नए प्लांट ऐड हो गए. तो करंट पॉपुलेशन क्या हो गई, 20 पुराने साल की, रिप्रोड्यूस होने के बाद 8 और बढ़ गए, तो 20 + 8 = 28. तो जब आपको बर्थ रेट का कैलकुलेशन करना होगा देन दैट विल बी 8 / 20. करंट पॉपुलेशन इज 28 क्योंकि 20 लास्ट ईयर थे और 8 इस साल नए ऐड हो गए. लेकिन अगर आप बात करोगे बर्थ रेट की तो वो किस रिस्पेक्ट में होगा कि लास्ट ईयर कितने थे, मतलब नए ऐड होने से पहले कितने थे और अब कितने नए ऐड हुए हैं. तो 8 / 20 दैट इज इक्वल टू 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. ये जो पॉपुलेशन का मैंने यूनिट लगाया है ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ये इस एग्जाम्पल के लिए है, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग अलोंग विद एग्जाम्पल्स. अगर मैं यहाँ पे लोटस की बजाय रोज की बात करती तो इट विल बी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, सॉरी पर रोज पर ईयर. अगर मैं ह्यूमन की बात करती तो मैं कहती 0.4 बेबीज पर ह्यूमन पर ईयर. कुछ उस तरीके से यूनिट्स कीप ऑन चेंजिंग. देन यू हैव डेथ रेट, दैट इज अ डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. डेथ रेट क्या है, चेंज इन नंबर बट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies, 40 फ्रूट फ्लाई थी. फ्रूट फ्लाई किसको बोलते हैं, ड्रोसोफिला इज नोन एज फ्रूट फ्लाई. अगर आप कुछ दिन के लिए बनाना रख देना लेके, कीप इट फॉर लाइक अराउंड 7-8 days, व्हेन इट विल गेट रोस्टेड, खराब हो जाएगा, बाहर रख देना, तो आपको उसके पास कुछ फ्लाइज घूमती हुई मिलेंगी. प्रोबेबली दे आर फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला भी बोलते हैं हम उसको. दैट इज एक्चुअली अ लेबोरेटरी एनिमल और उसको एक आइडियल लेबोरेटरी एनिमल माना जाता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई का यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स नंबर ऑफ ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स दैट इट पोजेस. ये जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें कैरेक्टर्स होते हैं. तो मान लो एक लेबोरेटरी पॉपुलेशन थी जिसमें 40 फ्रूट फ्लाइज थी और एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में 4 इंडिविजुअल उसमें से मर गए, 4 फ्रूट फ्लाई मर गई. मान लो कि एक वीक में मर गई, तो डेथ रेट आपको कैलकुलेट करना होगा इसका. तो आप कैसे करेंगे, 4 इंडिविजुअल कौन थे, हु डाइड, एंड 40 कौन थे, जो ऑलरेडी थी, 4 के मरने से पहले जो पॉपुलेशन थी वो 40 थी. सो 4 / 40 equals to 0.1 individuals per fruit fly per week. यहाँ पर वीक क्यों, क्योंकि उसने आपको बता दिया है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जब वो बाकी की 4 मरी तो मान लो कि एक वीक में 4 मर गई, तो डेथ रेट क्या हो गया, 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई
per week. I hope these things are clear to you. इसी तरीके से you would be striking with various questions that you need to solve. समझने का कंसेप्ट ये है कि अगर बर्थ रेट की हम बात करें तो आपके पास जो ऑलरेडी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में जो नई ऐड हुई है उस नई वाली को डिवाइड कर देंगे अगर आप पहले वाली प्रेजेंट से, तो आपके पास बर्थ रेट आ जाएगा. अगर डेथ रेट की बात है तो जितने इंडिविजुअल्स डाई किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कितने थे, तो आपके पास डेथ रेट आ जाएगा. Then you have another attribute, that is sex ratio. And what is sex ratio? The proportion of males to females in a given population, usually expressed as the number of males per 100 females. सेक्स रेशो है मेल और फीमेल की एक गिवन पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन कि कितने मेल विद रिस्पेक्ट टू फीमेल प्रेजेंट है, और यूजुअली उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू पर 100 फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 100 फीमेल्स. मान लो एक इंडिविजुअल है जो कि ईदर मेल है या फीमेल है, लेकिन पॉपुलेशन में तो क्या होता है, सेक्स रेशो होता है. फॉर एग्जाम्पल 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 60% आर मेल्स, तो सेक्स रेशो क्या हो गई, 60:40, क्योंकि 60 फीमेल हैं और 40 मेल हैं. एग्जाम्पल के तौर पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की सेक्स रेशो वाज 943. कहने का मतलब है there are 943 females for every 1000 males. 2011 सेंसस की रिपोर्ट्स ने ये बताया कि सेक्स रेशो इंडिया में 943 है. तो इसके कहने का मतलब क्या है कि 943 फीमेल्स प्रेजेंट हैं हर 1000 मेल पे. अगर 1000 मेल कहीं किसी एरिया में है तो वहां पे 943 फीमेल्स आर प्रेजेंट. ये सेक्स रेशो इंडिया का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. दिस इज अ वे यू विल डिपिक्ट सेक्स रेशो. नाउ यू हैव पॉपुलेशन एज. व्हाट इज पॉपुलेशन एज? A population at any given time is composed of individuals of different ages. Of course, एक पॉपुलेशन में एक ही उम्र के लोग तो नहीं होते. There are different age groups present at a given time in a population. That depicts population age. और इसको आप कैसे बताते हैं? Via age pyramid. Very, very important question from exam point of view, be it your subjective exam or be it your competitive exam. आपके पास मैं आगे आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी that are asked in your competitive exams related to age pyramids. एज पिरामिड आपको क्या बताते हैं? अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि परसेंटेज इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन एज या एज ग्रुप को आप प्लॉट कर दें फॉर अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन का प्लॉट मैंने बनाया एज डिस्ट्रीब्यूशन बताते हुए कि कितने उसमें यंगस्टर्स हैं, कितने उसमें बच्चे हैं, कितने उसमें बूढ़े लोग हैं, वो सारा डिपिक्ट करते हुए मैंने अगर प्लॉट बनाया तो उस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को एज पिरामिड बोलते हैं. लेकिन जब हम एज पिरामिड बनाते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पे 3 पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है. वो पैरामीटर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. For human population, the age pyramids generally show age distribution of males and females in a diagram. अगर human population की बात करें तो जो age pyramid है वो generally male और females का age distribution बताते हैं. The shape of pyramid reflects the growth status of population. जो pyramids की shape आएगी उससे आप बता सकते हो कि population का growth status कैसा है. मतलब एक जो pyramid होता है वो आपको ये बता देगा कि क्या आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन है. ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब जहां पे जो यंगस्टर्स हैं या जो रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग हैं वो ज्यादा होंगे. ओके, देन यू हैव अ स्टेबल कि भाई स्टेबल है हमारी ग्रोथ स्टेटस, न बढ़ रही है न घट रही है. एंड सी इज डिक्लाइनिंग, जहां पे डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन में. सी फर्स्ट वी विल सी दिस. दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन and types of age pyramids. जो first है that is expanding, the second one is stable and the third one is declining. क्या आप लोग इस ग्राफ को देख पा रहे हैं? This is also a graph given in your NCERT book figure 13.4, representation of age pyramids for human population.
देखो येलो से जिसको डिपिक्ट किया है दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग, जो ब्लू से डिपिक्टेड हैं दे आर रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग, एंड पिंक से जो डिपिक्टेड हैं दे आर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग। जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, वहां पे देखो क्या हो रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, उसके बाद यू हैव अ लिटिल डिक्लाइन, मतलब कम है वो पोर्शन जो ब्लू वाला है, एंड उसके बाद जो पिंक वाला है वो और भी कम है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि एक्सपैंड हो रहा है ये डायग्राम। सो दिस इज एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। सेकेंड पिरामिड इज गिवन स्टेबल एज पिरामिड, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग हैं, उसके ऊपर यू हैव रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग, एंड उसके ऊपर यू हैव पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये एक स्टेबल डायग्राम है, क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव से जब आप रिप्रोडक्टिव की तरफ आए एंड देन प्री की तरफ आए तो नीचे से स्टेबल हो गई पॉपुलेशन, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। इस ब्लू वाले पोर्शन और इस येलो वाले पोर्शन में यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, तो स्टेबल पॉपुलेशन का पिरामिड आ गया। डिक्लाइनिंग में क्या हुआ, ऊपर से नीचे आते हुए थोड़ा बढ़ा और उसके बाद दोबारा फिर कम हो गया, दिस इज डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। समझते हैं कैसे। जो फर्स्ट आपके पास ग्राफ था दैट इज ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, that is a graphical representation of young or growing population which appears like a triangle। देखो ट्रायंगल जैसी दिखेगी यंग वाली जो पॉपुलेशन है वो, या पूरे पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है यंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो एक ट्रायंगल जैसी दिखती है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है विद हाई ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है हाई ग्रोथ रेट के साथ क्योंकि यंगस्टर्स ज्यादा है। देन वी saw second diagram for stable population. Population is said to be mature or stable as there is no increase or decrease in its size due to growth rate being almost zero. स्टेबल में क्या होता है, जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, उस वजह से पॉपुलेशन के साइज में ना कोई इंक्रीज आ रहा है ना ही डिक्रीज आ रहा है, तो उसको हम मेच्योर या स्टेबल पॉपुलेशन बोलते हैं, एंड उसके लिए एज पिरामिड इज स्टेबल पिरामिड। Then you have declining age pyramid. As there are few individuals in pre-reproductive age group, the population size will decline with time. क्योंकि बहुत थोड़े से इंडिविजुअल्स होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, इसीलिए पॉपुलेशन का साइज टाइम के साथ डिक्लाइन कर जाएगा। ऐसी पॉपुलेशन में डिक्लाइंड ग्रोथ होगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी, एंड दैट इज डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। I hope you get all these things that I have shown you clearly using the diagrams. Next attribute we have is population density या population size. The size of the population tells us a lot about its status in habitat. Habitat में कैसा status है ये size of population हमें बताता है। Change in population is used to evaluate various ecological processes like outcome of competition of members। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि population के size में जो change होगा उससे बहुत सारे ecological process के बारे में आपको पता चल सकता है। like अगर members के बीच में competition हो गया एक species और another species के तो क्या होगा, predator ने attack कर दिया तो क्या होगा, pesticide अगर use कर लिए तो क्या होगा, ये सब चीजें कब आप इवेल्युएट कर पाएंगे, जब आपको पॉपुलेशन साइज का चेंज समझ में आएगा। पॉपुलेशन साइज ऑफ अ गिवन एरिया और स्पेस इज नोन बाय सेवरल वेज। कैसे कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वेज होती हैं। दैट इज टोटल नंबर, बायोमास और परसेंटेज कवर, रिलेटिव डेंसिटी, इनडायरेक्ट काउंट। लेट्स सी कैसे। These are the ways to measure population size. The first one is total number. Counting of all the individuals of the space is depicted as total number. मतलब भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साइबेरियन क्रेन्स आती हैं डिफरेंट पोर्शन ऑफ ईयर में। पोंड में एल्गे ग्रो करती है क्लैमाइडोमोनास। जब अगर उनका सारों का एक पोंड में जितनी क्लैमाइडोमोनास प्रेजेंट है अगर आप उनको काउंट करने लग जाओ और भरतपुर सेंचुरी में जो भी साइबेरियन क्रेन्स आ रही हैं उनको काउंट करने लगोगे तो हो सकता है साइबेरियन क्रेन का नंबर लेस देन 10 आए और क्लैमाइडोमोनास मिलियंस में प्रेजेंट हो।
दिस काउंटिंग, हर एक इंडिविजुअल जो स्पेस में प्रेजेंट है उनकी काउंटिंग, दिस इज नोन एज टोटल नंबर। अगर टोटल नंबर बताना है पॉपुलेशन साइज का तो आपको हर इंडिविजुअल ऑफ स्पेस की काउंटिंग करनी पड़ेगी, टोटल काउंटिंग करनी पड़ेगी। देन अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे अगर आपको टोटल काउंटिंग नहीं करनी तो आप रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हो, बिकॉज मोर टेक्निकल टर्म जो होती है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पे सिर्फ नंबर्स में आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते, वहां पे आप क्या करते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कांग्रेस ग्रास पार्थीनियम के बारे में पढ़ा होगा। पार्थीनियम मान लो कि 200 प्लांट हैं पार्थीनियम के एक एरिया में, लेकिन वहां पे ही बरगद के, बैनियन के ट्रीज भी हैं और उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू पार्थीनियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एनॉर्मस रोल है उस कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां की आप बात कर रहे हो, वहां पे आपने बैनियन को अंडर एस्टिमेट कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी तो हमने काउंट कर ली, जो कि मैंने आपको क्या बताया है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज को अगर आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज से डिवाइड कर दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है रिलेटिव डेंसिटी का, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, कहने का मतलब मैंने जैसे बताया कि पार्थीनियम के प्लांट्स हैं और आपके पास बैनियन के ट्रीज भी हैं, पार्थीनियम भी है, आपके पास कैरेट के प्लांट भी लगे हुए हैं, आपके पास रेडिश के प्लांट भी लगे हुए हैं, रोज भी हैं, वो सारे, उन सबका जितना टोटल नंबर है उसको डिवाइड कर दिया सिर्फ पार्थीनियम के नंबर, सिर्फ पार्थीनियम के नंबर को हर एक जो चीजें प्रेजेंट है उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिलेटिव डेंसिटी आ गई, फाइन। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया जहां की मैं बात कर रही हूं वहां पे मान लो 200 प्लांट पार्थीनियम के प्रेजेंट थे, लेकिन बरगद का पेड़ सिर्फ एक ही था, देयर वाज ओनली सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री। उस केस में अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी निकालूंगी तो दैट विल बी इनजस्टिस फॉर बैनियन, क्योंकि जिस एरिया की हम बात कर सकते हैं वहां पे हो सकता है वो बैनियन ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, उस रोल को मैंने तो जस्टिफाई ही नहीं कर पाई मैं इस कैलकुलेशन से जो रिलेटिव डेंसिटी की करी, क्योंकि एक ही स्पीसीज की बात कर दी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट देयर। तो उस केस में जब ऐसे कई केसेस होते हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी एक एप्रोप्रिएट मेजर नहीं लगता, उसको निकालना या तो डिफिकल्ट होता है या तो फिर मीनिंगलेस होता है, किसी एक स्पीसीज के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो ऐसा करके, तो उन केसेस में आप क्या काउंट करते हो, बायोमास या फिर परसेंटेज कवर, कि वो जो पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका कितना बायोमास प्रेजेंट है या उसने कितना परसेंटेज एरिया को कवर करके रखा है उस एरिया के, दैट इज बायोमास और परसेंटेज कवर। कब, जब रिलेटिव डेंसिटीज को मेजर करना या तो मीनिंगलेस है, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो किसी एक स्पीसीज के साथ, या तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो रहा है। Then you have indirect count. Fourth and the last way to measure population size is indirect count. By counting indirectly without actually counting or seeing the organisms, बिना organisms को देखे या बिना उनको actually count करे जो काउंटिंग करी जाती है that is indirect। कैसे? जब टाइगर का सेंसस करते हैं नेशनल पार्क्स या फिर टाइगर रिजर्व्स में, तो वो किस बेसिस पे करी जाती है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर पग मार्क्स या फिर फीकल पैलेट्स। उनके जो फीकल पैलेट्स होते हैं, किनके, टाइगर के जो फीकल पैलेट्स होते हैं या फिर उनके जो पग मार्क्स होते हैं, व्हाट आर द पग मार्क्स, जो फुटप्रिंट होता है ना टाइगर का उसको पग मार्क बोलते हैं, क्योंकि पग को पग इज बेसिकली फुट ऑफ अ टाइगर या एनिमल, तो पग मार्क उनके फुटप्रिंट्स को काउंट करके या उनके फीकल पैलेट्स जो पड़े होते हैं उनको काउंट करके टाइगर का सेंसस किया जाता है नेशनल पार्क में।
हर एक टाइगर को देखने तो नहीं जाएंगे ना अंदर, वो लोग नहीं करते उसके थ्रू काउंट, तो इनडायरेक्ट काउंटिंग होती है। कैसे? उनके पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स को देख के। दिस इज इनडायरेक्ट काउंट। आई होप दिस इज क्लियर। Now, moving on to the population cover. What is this population cover? Population growth. What is population growth? Let's study what is population growth. Immigration, emigration, mortality and natality. ये 4 पॉइंट हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं या डिफाइन करते हैं। natality, mortality, immigration, emigration. First one is IMM, migration. IMMIGRATION, that is immigration. इमिग्रेशन का मतलब होता है कहीं पे माइग्रेट करके जाना, मतलब मेरा घर है, अगर मेरे घर में आप आ जाओ, दैट इज इमिग्रेशन। आपने कहीं से माइग्रेट करके मेरे घर में आप आए, दैट इज इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब है मैं मेरे घर से निकल जाऊं किसी और एरिया में, दैट इज एमिग्रेशन। मोर्टैलिटी इज डेथ, डेथ होना इज मोर्टैलिटी, एंड नेटैलिटी इज बर्थ। फाइन। अब देखो क्या है ये पोर्शंस। Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. जिस टाइम पीरियड को आपने कंसिडर किया इसको काउंट करने के लिए, उस टाइम पीरियड में सेम स्पीसीज के जो भी लोग एक हैबिटेट में आए, जिस हैबिटेट को आप यूज कर रहे हो काउंट करने के लिए उस पॉपुलेशन का, वहां पे जो भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आए उस टाइम पीरियड में जब आपने वो काउंट शुरू किया अंडर कंसिडरेशन, दिस इज नोन एज इमिग्रेशन। समझने के लिए, मान लो मैं अभी यहाँ की पॉपुलेशन काउंट कर रही हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट कर रही हूँ, कहाँ की? हरियाणा की, और राजस्थान से कुछ लोग माइग्रेट करके यहाँ आए हुए हैं, तो दैट इज नोन एज इमिग्रेशन। राजस्थान वालों ने हरियाणा में आके हरियाणा में आ रहे हैं, रहने लगे हैं, दैट इज इमिग्रेशन, क्योंकि उन्होंने राजस्थान से हरियाणा के अंदर इमिग्रेट किया। they are in for the migration, so immigration. Then you have emigration. अगर हरियाणा से कुछ लोग राजस्थान में चले गए और एरिया जिसको कंसिडर कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने के लिए वो हरियाणा है, तो उन लोगों को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे जो हरियाणा से निकल के राजस्थान में गए, क्योंकि उन्होंने एमिग्रेट कर लिया। The number of individuals of population who have left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. This is emigration. Then you have mortality. Number of deaths जितनी उस population में हो रही हैं during a given period, that is mortality. What is natality? Number of births during a given period in the population added to initial density. इनिशियल डेंसिटी जो है उसमें ऐड कर दो उनको जितने नंबर ऑफ बर्थ हुए, लेकिन उनको सब्सट्रैक्ट कर दो जितनी नंबर ऑफ डेथ हुई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मोर्टेलिटी एंड नेटैलिटी। प्लस प्लस और माइनस माइनस के साइन क्यों लगाए हैं? क्योंकि जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करोगे तो इमिग्रेंट्स और नेटैलिटी वालों को प्लस करोगे और जिनकी डेथ हुई है और जो बाहर गए हैं उनको आप माइनस करोगे। फॉर दैट पर्पज वी हैव पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेशन, कि अगर एक गिवन टाइम टी पे पॉपुलेशन डेंसिटी n है तो उसकी डेंसिटी एट अ टाइम t+1 जब मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या होगी? n सबस्क्रिप्ट t+1 इज इक्वल टू n सबस्क्रिप्ट t प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू। t+1 टाइम था जब मैंने कैलकुलेट करनी थी, एंड t वो टाइम है जो एक पर्टिकुलर टाइम t पे पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी ऑलरेडी है जो कि हमें दी हुई होगी कैलकुलेशन के लिए। नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ्स वो आपको बता देगा, इमिग्रेंट्स कितने थे, एमिग्रेंट्स कितने थे बता देगा, एंड द कैलकुलेशन विल बी nt+1 इक्वल्स टू nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e, where d is death, b is birth, i is immigrants, e is emigrants.
एंड वाइटल इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन अगर आपको मेजर करना हो तो वाइटल इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, B/D, दैट इज बर्थ अपॉन डेथ इनटू 100. This is vital index calculation, vital population index calculation, B/D into 100. Then we have population growth models, very important, very important from exam point of view, from competitive point of view. CSIR net NEET exams, every exam consider questions from this portion. Population growth model, इट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. क्या बताता है ये, पॉपुलेशन ग्रोथ के स्पेसिफिक पैटर्न, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी, अरिथमेटिक होगी, किस तरह की ग्रोथ होगी, वो सब बताता है. दो पैटर्न ग्रोथ के होते हैं जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर. कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, दिस इज ज्योमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. आप सबको पता है आइडियल सिचुएशन में तो जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. ऐसा माना जाता है कि ना तो खाना खत्म होगा, ना पानी खत्म होगा, ना रहने की जगह खत्म होंगी, ना ही कुछ भी नहीं खत्म होगा. द रिसोर्सेज विल बी अनलिमिटेड. कब, जब आइडियल सिचुएशन हो, जो कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ने दी थी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं हैबिटेट में. तो जितने भी स्पीसीज हैं उनके पास अपने इन्नेट पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करने का और उनका नंबर ग्रो करने का पूरी आजादी है. कि जितने भी स्पीसीज हैं उनमें फुल एबिलिटी है टू रियलाइज देयर फुली इनेट पोटेंशियल एंड टू ग्रो इन नंबर. रिप्रोड्यूस करो, ग्रो करो नंबर में, आपका जितना इनेट पोटेंशियल है उस हिसाब से, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं. ऐसा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में आइडियल कंडीशन था. तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये वही मान के ली जाती है, उस आइडियल सिचुएशन को कंसीडर करते हुए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की जाती है, जो कि ज्योमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ है. कब, जब आपके पास रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड है. तो ऐसे में अगर मान लो आपके पास पॉपुलेशन साइज n है और बर्थ रेट जो कि पर कैपिटा बर्थ्स की आप बात कर रहे हो वो b है, डेथ रेट्स d हैं, तो जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा उस पॉपुलेशन साइज n में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, that is depicted by dn upon dt, change in population with respect to change in time, will be dn by dt equals to b minus d into n. dn by dt क्या है, रेट है, वो क्या होगा, b minus d, बर्थ्स माइनस डेथ मल्टीप्लाइड बाय जो आपका पॉपुलेशन साइज है. अब मान लो ये जो b माइनस d है, बर्थ माइनस डेथ, इसका एक वैल्यू है कांस्टेंट r, then dn upon dt equals to rn, एंड ये जो r यहाँ पे है, दिस इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. इसकी वैल्यू should be constant, intrinsic rate of natural increase, and is a very important parameter chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic factor on population growth. समझेंगे हम कैसे. पहले हम बात करते हैं इंटीग्रल फॉर्म की. अगर आप इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखो तो इट इज डिपिक्टेड एज nt इक्वल्स टू n नॉट ERT, जहां पे E तो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस इन मैथ्स, अगर नहीं तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है. बेस होता है नेचुरल लॉगरिथम्स का, दैट इज 2.71. ओके. R इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, n नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम 0 पे और पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम t के बाद, nt इक्वल्स टू n नॉट ERT. इंटीग्रल फॉर्म है ये, इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसी फॉर्म निकल के आती है. दीज आर मैथमेटिकल टर्म्स. एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है उससे जे शेप्ड का कर्व बनता है जब हम n का प्लॉट बनाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखिए कैसे. This is the exponential growth curve, ideal growth curve, logistic growth curve. Is it logistic? No, it's not logistic. It is exponential growth curve.
क्या है, कब है, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, ए जो प्लॉट है जो रेड लाइन से दिखाया गया है, ये कौन सी सिचुएशन थी, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू आर एन। बी जो ग्रोथ कर्व है दैट इज जब आपके पास रिस्पॉन्स लिमिटिंग हो जाएंगे, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये मैं आपको दोबारा भी बताऊंगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। उससे पहले आपको ए वाला ग्राफ एक बार के लिए भूल जाओ कि एक ब्लू लाइन प्रेजेंट है, बी वाली लाइन नहीं है ग्राफ में, ओनली ए दी है। दैट इज dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए आप यूज करते हो, टाइम टी ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एन ऑन वाई एक्सिस। ओके, और ये एक पॉइंट है, जब स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन आपने ग्रो करी, वहां पॉइंट के है, के कैरिंग कैपेसिटी होती है, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, जब रिसोर्सेज जो एनवायरमेंट में है वो लिमिटिंग है, जो कि एक्चुअल सिचुएशन हमारे पास होती है, दिस इज नॉट आइडियल सिचुएशन। तो नेचर में एक गिवन हैबिटेट में एनफ रिसोर्सेज होते हैं टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, जिसके बाद फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। इसी नेचुरल लिमिट को, यही जो स्पीसीज ऑफ हैबिटेट की नेचुरल लिमिट होती है, दिस इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी के। Thus, the nature doesn't dispose or provide unlimited resources, availability to permit exponential। तो कहने का मतलब क्या है, नेचर एक्चुअल में तो आपको डिस्पोज नहीं करती या अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करती ताकि आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सको। उस वजह से कंपटीशन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, और जो फिटेस्ट ऑफ इंडिविजुअल है वो सर्वाइव करेंगे एंड रिप्रोड्यूस करेंगे। वहां से बनेगी लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, and that equation is giving you sigmoid curve, and equation is known as Walhurst-Pearl logistic growth curve. That is dn by dt equals to rn, जो already था, and multiply by k minus n upon k, जहां पे k is carrying capacity and n is population size, n is population density at time t, r is intrinsic rate of natural increase, and k is carrying capacity। यही दिस बी पोर्शन ऑफ कर्व जो ब्लू से डिपिक्टेड है ग्राफ में, दिस इज dn by dt equals to rn into k minus n upon k, that is logistic growth curve, and that k is on the dotted line, k is carrying capacity। ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ की शेप कर्व अकेले में जो मैंने आपको शो करी है, दैट इज ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा बट उसके बाद ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ऊपर कैरिंग कैपेसिटी आ गई है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे ऊपर ग्रोथ रेट इंक्रीज नहीं हो सकता, तो उसके बाद वो डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन वाई एक्सिस, टाइम पे एक्स एक्सिस, क्योंकि रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस फाइनाइट होते हैं एंड बाद में कभी भी वो लिमिटिंग हो जाते हैं, तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है उसको मोर रियलिस्टिक कंसीडर किया जाता है। ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें जो हमारे साथ हो रहा है, तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास आइडियल सिचुएशंस नहीं होती, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, तो एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी के बाद जो आपका ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा। Now we have feature of the day, that is World No Tobacco Day. Everyone should commit to quit smoking. If there are people or individuals surrounding you, you should make them aware to commit to quit smoking. That is theme of 2021 World No Tobacco Day, because smoking can power you off forever. See the diagrams. Non-smoker has such a beautiful lungs and smoker has such destructive lungs. You can't even think of visualizing such image that is given, smoker ke lung, how blackish they are. If there are people in your family, if there are your father, brothers, and if you boys yourself, even the girls, if they do smoke, then do tell them, to make them aware to quit smoking. And as already you know, now Ishita's Botanic is on Telegram, and we already are posting videos on YouTube, so everybody needs to subscribe and share the channel. Keep watching your videos, keep learning and revising the concepts for the upcoming exams, and we have next portion as population interaction, which we will study about a little gap.
Thank you. We are done for today.